Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 14. Unit 14 is from Block 4 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for applied positive psychology. This video is for you guys. इस यूनिट को हम 6 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं. 6 पार्ट्स में कंप्लीट करने का लॉजिक यही है कि हर एक टॉपिक के डिटेल्स में हम जा सकते हैं एंड वीडियोस छोटे होंगे. सो आपको इजी भी होगा हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली समझने में एंड इट विल कंज्यूम लेसर टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड साइकोलॉजिकल कैपिटल. ये वर्क प्लेस से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं. अगर आप वर्क प्लेस में बात करें तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं. उनका गोल यही होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, है ना. और जो भी वर्क किया जाए वो एक्सीलेंस से हो और जो कोर वैल्यूज़ हैं वो सस्टेन की जाएँ. जितना भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ होती हैं जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं एंड अगर उसको सस्टेन करते रहें हमेशा तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट बनी हुई होती है. एंड अगर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सीलेंस से भी काम कर सकते हैं अगर उनके ऊपर वर्क किया जाए. जो लीडर्स और मैनेजर्स होते हैं कितने भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल के हों, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है ह्यूमन बिहेवियर को लेकर. लोगों और उसमें क्योंकि एम्प्लॉयज़ हर एक कैटेगरी से आते हैं, डिसेबिलिटी से लेके डाइवर्सिटी को बिलोंग करने वाले एंड उनकी स्ट्रेंथ्स एंड जो उनकी खुद की कैपेसिटीज़ हैं उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है. तो हर एक मैनेजमेंट लेवल के जो हैं लोग उनको इन सबको बैलेंस्ड वे में लेके चलना पड़ता है. डाइवर्सिटी ग्रुप के लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई हमें साइडलाइन किया जा रहा है, हमें अटेंशन नहीं पे की जा रही है या हमारा डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, हमें जानबूझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही बिकॉज वी आर फ्रॉम डाइवर्सिटी ग्रुप. ये वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए. तो ये मैनेजमेंट लेवल को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ. सो पीपीडब्ल्यू इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी एट वर्क. इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी इन दी वर्क प्लेस के नाम से भी जाना जाता है. ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हम नॉलेज, कंसेप्ट्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन सबको लेकर चलते हैं वर्क प्लेस पे. एक आर्टिकल आया था दी वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएसए का है, उसमें ये चीज़ रिकॉग्नाइज की गई थी कि बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी वर्क प्लेस में आना चाहिए. एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी में भी इम्प्लीमेंट की गई है पॉजिटिव साइकोलॉजी सो दैट जो सोल्जर्स हैं उनमें रिजिलियंस बनी रहे. पॉजिटिव साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस में हम साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म, होप एंड रेजिलियंस, फ्लो और दूसरे पर्सनल रिसोर्सेज जो हैं, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई डिमांड आती है तो उससे कैसे कोप करना है, कैसे वो निगेटिव वे में इम्पैक्ट ना करे एम्प्लॉय को बल्कि एम्प्लॉय बहुत अच्छे से उस पर अपनी परफॉर्मेंस दे सके जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एट वर्क पीपीडब्ल्यू जो है इसका मेन फोकस होता है वो पॉजिटिव इमोशंस पे वर्क करे. पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस होता है इसका एंड कैसे हम अपने वर्क को मीनिंगफुल बना सकते हैं अपने लिए. ये पॉजिटिव लीडरशिप पे भी फोकस करती है जिससे क्या होगा, पॉजिटिव ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ एंड पॉजिटिव इमोशंस हमारे सामने आ सके. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से वर्क कर सके, उनको वहाँ पे एक्सेप्टेंस की फीलिंग आए जब वो वर्क करते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशनल जो आउटकम के बारे में हम बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है. वो तभी हो सकता है जब एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड हो, है ना, अपने वर्क पे ध्यान से मन लगा के काम कर सके. और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी होता है कि उनको है ना रिस्पेक्टेड फील हो जब वो वर्क करने आते हैं वर्क प्लेस पे. उनको लगे कि भाई हमने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको वैल्यू किया जाए, है ना. वो तभी मोटिवेटेड फील करेंगे, वो अपना कमिटमेंट भी तभी शो करेंगे कि जब उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, जब उनको पॉजिटिव फील हो अपनी वर्क प्लेस पे. एंड ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज़ करता है जब ऐसा होता है. इसको बोलते हैं, जहाँ ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं कि वो मोटिवेटेड फील करे, कमिटेड फील करे अपने वर्क प्लेस पे, उसको सेटिस्फेक्शन फील हो अपनी वर्क प्लेस पे, ये तभी हो सकता है कि
ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट के अंदर आता है, जिसमें हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। सो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फोकस करती है एम्प्लॉय के वेलबींग पे, उसका उसका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पे बात करती है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के अंदर क्या आ जाता है? फिजिकल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स, ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं जब हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात करते हैं एम्प्लॉय के वेलबींग की। सो इस हर लेवल पे उसको हेल्प मिलनी चाहिए। सो ये जो 9 फीचर्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के हैं वो ये हैं। यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में दिया है, वेराइटी इन ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड, तरह तरह की ड्यूटीज़ उनको मिलनी चाहिए, यानी कि एक काम पे डाल दिया और वही करवाए जा रहे हैं ज़िंदगी भर से, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, उनको वहाँ आके सेफ फील होना चाहिए, उनको खतरा महसूस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। देन इनकम फॉर द फैमिली एंड सेल्फ, और इतना पैसा उनको मिलना चाहिए कि वो अपनी फैमिली एंड खुद का ध्यान रख सकें अच्छे से। ड्राइविंग पर्पस इन वंस वर्क, एंड उनको लगे कि हम एक हमारी लाइफ का एक पर्पस है जब वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें ऐसा ना लगे मोनोटोनस लाइफ है एंड हम बस करने आते हैं, पैसे कमाने आते हैं एंड लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ खुशी नहीं मिल रही करने की, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, वो अपने आप को एंगेज समझे, इन्वॉल्व समझे। एंड देन सेंस ऑफ परफॉर्मिंग वेल एंड मीनिंगफुल गोल्स, उनको मीनिंगफुल गोल्स के बारे में, वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में उनको लगना चाहिए। देन कंपेनियनशिप एंड लॉयल्टी टू कोवर्कर्स एंड कंपनी, उनको ऐसा भी लगना चाहिए कि वो लॉयल है अपने अपनी कंपनी के लिए भी और कोवर्कर्स के लिए भी, और कंपेनियनशिप की फीलिंग आनी चाहिए कि बाकी लोग भी वैसा ही सोचते हैं जैसा वो सोचते हैं। रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी, तो जो भी रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन डाइवर्सिटी को भी मिलना चाहिए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजिकल कैपिटल, जिसको साइक कैप भी कहते हैं, इसमें शीला की एक स्टोरी दी हुई है। शीला के बारे में बताया है कि ये होटल मैनेजमेंट करती है और प्रीमियर हॉस्पिटैलिटी चेन्स में इसको करने के बाद ज्वाइन करना था। ये टॉप रैंकर्स थी अपने बैच में एंड ये बहुत अच्छा एक्साइटेड थी कि वर्क प्लेस पे जाएगी एंड दुनिया जीतेगी, ये वो बहुत सारे मोटिवेशन था उसका। बट कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद होने लगा एंड इंडस्ट्री ने भी उसका जॉब रोक दिया। अब वो डिप्रेस फील करने लगी, फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी, उसकी उम्मीदें जाने लगी। तब शीला ने सोचा, कुछ देर बाद एनालाइज किया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी न्यू स्किल्स डेवलप करूं, और उसने ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू किया, डांस लर्न करना शुरू किया, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में वो अपने आप को बिजी कर दिया उसने। हाउएवर शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था उसको अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करना एंड पेंडेमिक के बारे में सोचना एंड फिर सोचना कि अब लाइफ क्या लेके आएगी। सो लेकिन वो बाउंस बैक कर गई इन चीज़ों को लेकर, और फिर आगे उसको पता है कि आगे जाके उसको चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी उसकी लाइफ में। तो अब इन्होंने हमसे ये पूछा है स्टोरी के बाद, शीला, हाउ डिड शीला फील व्हेन हर जॉब वाज विदहेल्ड बाय द कंपनी, उसको कैसा फील हुआ होगा जब उसका जॉब रोक लिया गया। आइडेंटिफाई सम ऑफ हर स्ट्रेंथ्स दैट हेल्प्ड हर टू सर्वाइव द पेंडेमिक एंड मूव अहेड इन लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ्स ढूंढो और बताओ उसको क्या चीज़ें थी जिसने उसको आगे बढ़ने में हेल्प किया। सो साइक कैप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो PPW, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वर्क एट वर्क, साइकोलॉजी एट वर्क। सो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये सेल्फ एफिकेसी, जिसे हम कॉन्फिडेंस भी से भी रिप्लेस कर देते हैं, ऑप्टिमिज्म, होप एंड रिजिलियंसी से का कंपोजिशन है साइक कैप। सो इसमें यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है साइक कैप की, इसमें बोला है कि एन इंडिविजुअल्स पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये साइकोलॉजिकल स्टेट होती है इंडिविजुअल की, जिसमें क्या क्या आती है? सेल्फ एफिकेसी, हैविंग कॉन्फिडेंस टू टेक ऑन एंड पुट इन द नेसेसरी एफर्ट्स टू सक्सीड एट चैलेंजिंग टास्क, जब चैलेंजिंग टास्क आता है तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं इस टास्क को ले सकती हूँ एंड इस पर परफॉर्म कर सकती हूँ, नेसेसरी जो एफर्ट है वो मैं डाल सकती हूँ, ये सेल्फ एफिकेसी में आता है। देन मेकिंग अ पॉजिटिव एट्रीब्यूशन, यानी कि ऑप्टिमिज्म अबाउट सक्सीडिंग नाउ एंड इन द फ्यूचर, और ये बिलीव रखना कि इसको ऑप्टिमिज्म बोलेंगे, ये बिलीव रखना कि आप अभी भी सक्सीड होंगे और आगे भी सक्सीड होंगे। नेक्स्ट इज परसीवरिंग टूवर्ड्स गोल्स व्हेन नेसेसरी, रीडायरेक्टिंग पाथ्स टू गोल्स इन ऑर्डर टू सक्सीड, अपने अंदर ये हिम्मत रखना कि अपने गोल तक पहुंचना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रास्ते बदल देंगे लेकिन अपने गोल तक पहुंचेंगे, दैट इज़ कॉल्ड होप, और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे।
Next is when beset by problems and adversity, sustaining and bouncing back and even beyond to attain success. इसको बोलते हैं रिजिलियंसी, कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो भी आप अपनी लाइफ को सस्टेन करेंगे, आप बाउंस बैक करेंगे एंड अपनी सक्सेस को अटेन करेंगे। तो साइक कैप जो है ये हायर ऑर्डर कोर कंस्ट्रक्ट माना जाता है, जिसमें ये 4 जो वैल्यूज़ हमने ऊपर पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी है, सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म, होप एंड रिजिलियंसी, ये सब शामिल होते हैं। सो ये सारे एट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम साइक कैप पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ें डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, और वो सस्टेनेबल एडवांटेज होती है। नाउ साइक कैप जो है ये परफॉर्मेंस, वेलबींग एंड दूसरे डिज़ायरेबल आउटकम से भी रिलेटेड मानी गई है, जो स्टडीज़ हुई हैं। एंड ये अनडिज़ायरेबल आउटकम्स जब आ जाते हैं, सो उससे निगेटिवली कनेक्टेड है, जैसे कि स्ट्रेस, बर्नआउट, काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर। ये नहीं होता अगर साइक कैप हमने अच्छी कर दी। साइक कैप के जो 4 कंपोनेंट्स है उसका एक्रोनिम होता है हीरो, HERO, H से होप, E से एफिकेसी, R से रिजिलियंस एंड O से ऑप्टिमिज्म। सो हम इसको समझेंगे अब वन बाय वन। होप के बारे में जब हम बात करते हैं तो होप को हम डिफ़ाइन करते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टेट है ये, जिसमें हमारे पास अगर एजेंसी एंड पाथवे है, एजेंसी मतलब गोल डायरेक्टेड एनर्जी कि हमारे को गोल तक पहुंचना है, एंड पाथवे मतलब प्लानिंग टू मीट गोल्स, एंड गोल तो आपको पता ही है, कोई गोल जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो जब होप होती है तो ये पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टेट है, जिसमें हमारी एनर्जी, पाथवे एंड गोल, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। सो ये 2 जो कॉग्निटिवली जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो हम डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में हो। सो जिनमें हाई होप होती है उन वो सेल्फ डायरेक्टेड डिटर्मिनेशन होती है, उनमें एनर्जी होती है, एंड उनका सिचुएशन को कंट्रोल करने, हाई कंट्रोल होता है उनका सिचुएशन के ऊपर। एंड इसकी वजह से क्या होता है, उनके पास ऑल्टरनेट पाथवेज भी होते हैं कि डिज़ायर्ड गोल तक कैसे पहुंचना है। वो सिर्फ एक रास्ता लेके नहीं चलते, अपने साथ कई रास्ते लेके चलते हैं कि अगर ये नहीं वर्क किया तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो वो करेगा। सो इस तरह से। एंड होप जो होती है ये वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, सर्वाइवल एंड कोपिंग बिलीफ एंड स्किल से रिलेटेड है, एंड डिज़ायरेबल पॉजिटिव लाइफ एंड वेलबींग से भी रिलेटेड है। नाउ सेल्फ एफिकेसी की बात करें, सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, ये एक ऐसा कन्विक्शन है जिसमें इंसान अपनी एबिलिटीज़ को मोबिलाइज कर देता है एंड और मोटिवेटेड रहता है। इसकी कॉग्निटिव रिसोर्सेज एंड जो कोर्स ऑफ एक्शन वो लेगा सक्सेसफुली परफॉर्म करने में कोई टास्क को, वो इसके अंदर आता है। मतलब इंसान में कॉन्फिडेंस होना, अपने ऊपर भरोसा होना कि ये टास्क मिला है और मैं इसको कर सकती हूँ, आई हैव फेथ इन मी। सो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। इसका पॉजिटिव कोरिलेशन मिला है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब सेल्फ एफिकेसी जिनमें होती है उनका वर्क रिलेटेड परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और भी बहुत सारे हमें आउटकम पता चले हैं कि जिनमें सेल्फ एफिकेसी होती है वो बहुत सारे कंस्ट्रक्ट से पॉजिटिवली कनेक्टेड है। जैसे परफॉर्मेंस तो है ही, साथ में गोल सेटिंग, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं, जैसे कंसीटियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये सारी भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें सेल्फ एफिकेसी होती है। नेक्स्ट इज रिजिलियंस। रिजिलियंस क्या होता है, रिजिलियंस होता है जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवर पावर कर पाते हो और बाउंस बैक कर पाते हो। तो इसमें पॉजिटिव एडेप्टेशन के बारे में बात की है, जब एडवर्सिटी हिट करती है किसी को, तो ये वो कैपेसिटी है जिसमें इंसान रीबाउंड कर जाता है या बाउंस बैक कर जाता है, या बाउंस फोर्थ भी कहते हैं इसको, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। एडवर्सिटी, कॉन्फ्लिक्ट, फेलियर या इवन पॉजिटिव इवेंट में भी जब आप बहुत प्रोग्रेसिव हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तब आप कैसे उसको हैंडल करते हो, वो भी रिजिलियंस के ही अंदर आता है। तो रिजिलियंस सिर्फ बाउंसिंग बैक एडवर्सिटी में नहीं है, बल्कि अडेप्टिंग टू पॉजिटिव एंड चैलेंजिंग इवेंट्स का भी है लाइफ का। तो रिजिलियंट पीपल के बारे में अगर बात करें तो उनमें सेंस ऑफ रियलिटी होती है, वो ओपन होते हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए, वो बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं, कोई भी डिमांड आती है तो उसमें जल्दी से चेंज होना उनको आता है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इनमें देखी जाती है जब एडवर्सिटी उनको हिट करती है।
रिजिलियंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं एडवर्सिटी को भी यूज़ कर लेते हैं, एंड ये स्प्रिंग बोर्ड की तरह वर्क करता है उनके लिए ये रिजिलियंस। जब भी एडवर्सिटीज़ या फेलियर्स इनकी लाइफ में आते हैं तो ये उससे सीखते हैं। ये ऐसे रिजिलियंट लोग रिफाइन कर लेते हैं खुद को। इनकी फ़िलॉसफ़ी जो होती है वो होती है गोल्स को अचीव करना, प्रायोरिटाइज़ करना चीज़ों को लाइफ में, एंड रिजिलियंट इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। जब हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। सो रिजिलियंट लोग जो होते हैं वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, सेल्फ एफिकेसी इनमें दिखती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ डिस्क्लोजर, रिलेशनशिप्स, इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस एंड एम्पैथी, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग। परफॉर्मेंस एंड बॉटम लाइन गेन्स भी रिलेटेड है रिजिलियंस के साथ। अगर आप रेजिलिएंट है तो इमोशनली एग्जॉस्ट नहीं फील करेंगे, एंड आपका जो वर्क बिहेवियर है वो भी अच्छा हो जाएगा। नाउ ऑप्टिमिज्म की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमिज्म क्या है, जब आप हर इवेंट को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, आप पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते हैं। सो ये ऐसी स्टाइल है जिसमें आप पॉजिटिव आउटकम से एसोसिएट करते हैं अपने आप को। सो जो भी आप वर्क हैंड में लेते हैं, तो ऑप्टिमिज्म ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं सो इसके अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट भी मिलेंगे आपको फिर। ये डेंजरस सिचुएशन में भी डाल सकता है आपको, और आपकी हायर रिस्क की तरफ ले जा सकता है, और पोटेंशियल डेंजर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड है। इसलिए ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक ही होना है। एंड ऑप्टिमिस्टिक जो है होने से क्या होता है, हम लाइफ के पॉजिटिव इवेंट्स को अच्छे से देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हम उसमें जी पाते हैं। एंड पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से हम सीखते हैं। इसमें पुराने इवेंट से भी आपकी लर्निंग होती है जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो। आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को भी ढंग से देख पाते हो, आप प्लानिंग कर पाते हो, आपकी फंक्शनिंग एंड डिसिप्लिन्ड मैनर पे आप आगे बढ़ सकते हो, प्रिवेंटिव केयर कर सकते हो आप अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है। जिनका हाई ऑप्टिमिज्म होते हैं वो, उनका कॉग्निटिव एंड इमोशनल रिसोर्सेज भी उनमें हाई होते हैं। ये दोनों चीज़ें उनके अंदर मिलती हैं। ऑप्टिमिज्म पॉजिटिवली रिलेटेड है डिज़ायरेबल आउटकम से, जैसे कि ऑथेंटिक हैप्पीनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली कनेक्टेड है ऑप्टिमिज्म से। सो परफॉर्मेंस भी बहुत अलग अलग डोमेन्स में भी आप देखेंगे। जो ऑप्टिमिस्टिक है वो एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ साइक कैप। इसको मेज़र कैसे करते हैं? एक स्केल है PCQ-24। ये बहुत वाइडली यूज्ड स्केल है साइक कैप का। इसमें 24 आइटम्स है, और हर एक 4 कंस्ट्रक्ट्स के लिए 6 है, तो 6 4 are 24। तो हर एक कंस्ट्रक्ट के लिए 6 क्वेश्चंस होंगे। और वो 4 कंस्ट्रक्ट्स क्या क्या है? सेल्फ एफिकेसी, होप, रिजिलियंस, ऑप्टिमिज्म। तो 6 क्वेश्चन सेल्फ एफिकेसी के ऊपर होंगे, 6 होप के, 6 रिजिलियंस के एंड 6 ऑप्टिमिज्म के। सो ये जो आइटम्स है ये 6 पॉइंट लाइकर्ट स्केल है, जिसमें नंबर 1 इज स्ट्रांगली डिसएग्री है एंड 6 इज स्ट्रांगली एग्री है। जब हम इसकी स्कोरिंग करते हैं तो इसके डायमेंशन वाइज होती है, ओवरऑल स्कोरिंग भी होती है। मतलब आप सेल्फ एफिकेसी को अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, होप, रिजिलियंस इन सबको अलग से भी करते हो, एंड ओवरऑल भी आप साइक कैप को कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये यूज़ होता है, इंडिया में भी यूज़ होता है। ये कॉपीराइटेड है, और इसकी टेस्ट मैनुअल को पढ़ के ही इसको यूज़ करना है, और ये लिंक भी दिया है कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चंस के सैंपल दिए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड दिस, आप बुक से पढ़ सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन एक दो मैं रीड कर देती हूँ, जैसे कि व्हेन थिंग्स आर अनसर्टेन फॉर मी एट वर्क आई यूजुअली एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो आप इसमें 1 से लेकर 6 में से कौन सा ग्रेड डालेंगे वो आपको इसमें डालना है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ऐसे 2-3 और पॉइंटर्स हैं, ये सिर्फ सैंपल है, तो आप इससे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा साइक कैप के बारे में एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। एंड अगर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।